अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहले की जाने वाली तरामीम में मजीद तरामीम की गई। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ मजीद चीजों को ऐड किया गया, लेकिन वहां पे आज एक कमाल ही हो गया। क्या कमाल हुआ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और मोजिज जज साहब ने खत लिखा है, ये क्या मामला है वो भी आपसे शेयर करेंगे। भारत से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें आज के व्लॉग में, उन पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम पास की गई। तरमीम को कौमी असेंबली में भेजा गया, वहां पे कुछ मजीद चीजों को ऐड किया गया, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन उठ गया जनाब के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कौन होंगे। वो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है उसके मोजिज चीफ जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, या सुप्रीम कोर्ट के जो अभी चीफ जस्टिस साहब हैं मोजिज या अफरीदी साहब, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो उसके अंदर क्लैरिटी लाने के लिए जनाब ये चीज कही गई है कि ये जो मौजूदा टर्म है, इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं यही रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब तक ये अपने ओहदे पे हैं। यानी या अफरीदी साहब जब तक अपने ओहदे पे बैठे हुए हैं तो यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। इनके जाने के बाद जब कोई नया चीफ जस्टिस आएगा और फेडरल जो कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें भी नया चीफ जस्टिस आएगा, तो उन दोनों में से जो सीनियर होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक चीज इस वक्त तो क्लियर कर दी गई है कि या अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उनके जाने के बाद क्या सिचुएशन होगी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के एक और जज हैं सलाउद्दीन पनोर साहब, उन्होंने भी खत लिखा है मोजिज चीफ जस्टिस साहब को और फुल कोर्ट बुलाने की एक तरह से दरखास्त की है, और कहा है कि अदलिया की आजादी के हवाले से बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है जिस किस्म की तरामीम हुकूमत कर रही है। अब खबर इस तरह की आ रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि कल के लिए मोजिज चीफ जस्टिस जनाब या अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है, लेकिन अब इस पे यह भी एतराज होगा कि अब तो सारी तरामीम हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, अब इस मीटिंग से क्या निकलेगा। दूसरी जानिब कुछ जज साहिबान के इस्तीफे की खबरें भी आ रही हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस तरह की खबरें दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक हतमी तौर पे ये चीज फाइनल नहीं है कि आया वो आज इस्तीफा देंगे या कल इस्तीफा देंगे। एक मोजिज जज साहब के हवाले से तो यहां तक बताया गया कि उनकी कुछ मुलाकातें वगैरह भी हो रही हैं, यानी अपने साथी जजेस से वो फेयरवेल मुलाकातें कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो मामला किस तरफ जाता है और कल जो फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास होगा उसके अंदर क्या गुफ्तगू होती है। मुझे ये लगता है कि जो फुल कोर्ट मीटिंग है उसमें कोशिश होगी कि तमाम जज साहिबान शिरकत करें और वहां पे जो भी वो अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं वो रखेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि सारी तरामीम तो हो गई, सब कुछ तो हो गया, अब इस फुल कोर्ट मीटिंग से क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। दूसरी जानिब एक खबर यह भी आ रही है कि ऐन मुमकिन है कि कल ही जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का भी एक तरह से ऐलान कर दिया जाए, उनका हलफ भी हो जाए। इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं, तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा, अब जो नई तरामीम की गई है चीफ जस्टिस साहब के हवाले से वो सेनेट के अंदर वापस आई, क्योंकि कौमी असेंबली के अंदर तो इसको पहले ही उसी दिन पास कर दिया गया था, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब को रोज रोज जहमत तो नहीं दी जा सकती, वो भी आए हुए थे, वो वोट डाल के चले गए थे। आज जब सेनेट के अंदर ये पेश किया गया तो वो अबड़ो साहब, जी हाँ जी अबड़ो साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जिन्होंने सेनेट के अंदर खड़े होकर ये कहा कि जी मैंने ये वोट तो दे दिया है लेकिन मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे आज उन्हीं अबड़ो साहब से दोबारा वोट डलवाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहले कभी ना हुआ हो कि किसी सेनेटर ने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये कहा हो कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मीडिया से बात करते हुए आज एक जगह पे कहा कि जी हमने अभी उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया, और फिर उनसे आज वोट भी डलवा लिया गया, उनका वोट भी काउंट हो गया। उस दिन सेनेट के अंदर जब अबड़ो साहब ने कहा कि जी मैं इस्तीफा देके जा रहा हूं, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि हम आपको दोबारा मुंतखब करवा लेंगे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि चेयरमैन सेनेट जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो एक ऐसे मेंबर को जो अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ, यानी वो डिफेक्शन कर रहा है, वो एक तरह से लोटा हो रहा है, वो जिसके हक में वोट डाल रहा है उसकी पार्टी की पॉलिसी उसके हक में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वोट डाल रहा है और उसको इनकरेज कौन कर रहा है? चेयरमैन सेनेट। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको दोबारा मुंतखब करवा लेंगे। इसके ऊपर आज सेनेट में हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर तनकीद भी की कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उधर खड़े होकर अबड़ो साहब ने इस्तीफा दिया, लेकिन आज दोबारा
उनसे वोट भी डलवाया गया। मेरे ख्याल में ये जो 27वीं आईनी तरमीम में आसिफ जरदारी साहब को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है, इसके साथ साथ अबड़ो साहब को ताहयात वोटिंग का राइट दे दिया जाए। देखिए ना, जब भी जरूरत पड़े अबड़ो साहब आए और आके वोट डाल दें, ताहयात। ये बहुत सारे और भी हैं सेनेटर्स, उनको भी ताहयात दे दिया जाए इसी किस्म का राइट के जब भी जरूरत पड़े वो आके वोट डाल सकते हैं, वो मेंबर हैं या नहीं है, ताहयात उनके पास ये राइट होगा। अब ये जो तरामीम हुई हैं उसके ऊपर पीपल्स पार्टी वाले बड़ी बातें कर रहे हैं। बिलावल साहब ने जिस किस्म की तकरीर की, और ये महसूस भी नहीं करते, इनको पता भी नहीं है, या फिर इनको पता है कि अवाम क्या सोच रही है और अवाम के हवाले से टोटल कॉन्टेम्प्ट ये शो करते हैं। इनको कोई इशू नहीं है कि अवाम क्या सोचती है, क्या समझती है, अवाम क्या कहेगी इस हवाले से, उनका रद्द अमल क्या होगा, इनको कोई परवाह नहीं है। ये वहां पे खड़े होके मुझे आपको पूरी कौम को जमहूरियत के दर्स दे रहे। भाई पूरी कौम को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक सेनेटर जो हम मुस्ताफी हो चुके हैं, आप उससे भी वोट डलवा रहे हैं, और वो भी वो सेनेटर जिसका ताल्लुक दूसरी जमात से है, दूसरी जमात वाले उसको लेके आए थे, उससे डिफेक्शन करवा के अपने हक में वोट डलवाया है, और उसके ऊपर फिर जो है उसका इस्तीफा भी कबूल नहीं किया गया। अब उनको खुद महसूस हुआ अबड़ो साहब को, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और इसी तरीके से जो दूसरे JUIF के सेनेटर थे, उस दिन आपने देखा था कैसे वो सहाफियों से कभी इधर मुंह छुपाते जाते थे, कभी उस तरफ चले जाते थे। तो इतना अगर ये जबरदस्त जमहूरी काम कर रहे थे तो फिर खुल के करते और कहते भाई हम इसी सेनेट के अंदर बैठेंगे। लेकिन एनीवे अबड़ो साहब से तो दोबारा वोट डलवा लिया गया क्योंकि मामला जमहूरियत का था। उस दिन पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर भी कहा गया कि बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। अब एतजाज अहसन साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि भाई वहां पे तो मसवदा था ही नहीं, हमने जो डिस्कस किया वो मैं यहां पे बता नहीं सकता। ये एतजाज अहसन साहब ने कहा, अलबत्ता मसवदा तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, वहां पे सिर्फ जरदारी साहब की क्या ताहयात जो है वो इस्तिस्ना ही डिस्कस हुआ। लेकिन इसको ये जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं। दुनिया के किस मुल्क में ऐसे किसी को इस्तिस्ना दिया जाता है कि भाई आने वाले वक्तों के लिए भी आपको इस्तिस्ना है। अब लगता यह है कि जो जरदारी साहब को इस्तिस्ना मिलेगा वैसा ही इस्तिस्ना फिर आरिफ अलवी साहब को भी मिल जाएगा। आरिफ अलवी साहब ने आज एक ट्वीट की और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और ये इन्फॉर्मेशन उन दिनों में जब ये सारा मामला चल रहा था, मैंने भी अपने व्लॉग्स के अंदर आपके साथ शेयर की थी। उन दिनों में ये कहा जा रहा था कि खान साहब को जो सजाएं सुनाई जा रही हैं, और आरिफ अलवी साहब उस वक्त तक आपको पता है पाकिस्तान के सदर थे, तो आरिफ अलवी साहब के पास ये जो है राइट था कि वो किसी को भी माफ कर सकते हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया कि अगर आप कहते हैं तो इन जो मुकदमात हैं जो आपके ऊपर बन रहे हैं या चल रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें आपको मैं प्रेसिडेंशियल पार्डन दे देता हूं, यानी आपकी सजाएं माफ कर देता हूं। तो आगे से खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैंने कोई जुर्म किया हुआ, चलने दो ये अदालतों के अंदर मामला। या तो ना कि मैं मुजरिम हूं, मुझे मैंने चोरी की हो, मेरे दिल में चोरी हो, मुझे ये ऑफर बिल्कुल कबूल नहीं है। ये इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को कहा कि जी एब्सोल्युटली नॉट, मुझे किसी किस्म का कोई पार्डन नहीं चाहिए। और ये आपके साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने बाकायदा ट्वीट करके ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। आरिफ अलवी साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है कि उन्होंने बार बार मुस्ताफी होने के हवाले से भी खान साहब को कहा, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, आपको मुस्ताफी होने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि ये जो इस्तिस्ना दिया गया है, क्या माजी में अगर आप इस्लामी रिवायात को देखें, क्या सहाबा इकराम या खुलफाए राशिदीन ने किसी ने भी कोई इस्तिस्ना लिया, तो कैसे इस वक्त आप सदर ममलिकत को इस्तिस्ना दे सकते हैं? क्या ये इस्लामी रिवायात के मुताबिक है? इसके ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है उनका भी एक बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने भी इसी किस्म की बात की है। एनीवे, जो मौजूदा हुक्मरान हैं जिन्होंने अबड़ो साहब से वोट करवा लिया है रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने अपने सदर को ताहयात इस्तिस्ना भी दे दिया है आसिफ जरदारी साहब को। सोहेल अफरीदी साहब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब से आज उनकी मुलाकात का दिन है, उनका नाम लिस्ट में भेजा गया है। पहले उनका नाम लिस्ट में नहीं था, फिर लिस्ट को अपडेट किया गया और वो लिस्ट अडयाला जेल भेजी गई। और सोहेल अफरीदी साहब इस वक्त अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। एन मुमकिन है कि जिस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हो सोहेल अफरीदी की मुलाकात हो चुकी हो, और इस लिस्ट के अंदर सोहेल अफरीदी साहब का नाम है, उसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब का नाम है, अलामा जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं उनका नाम है, जुनेद अकबर का नाम है, तैमूर खान झगड़ा का नाम है। ये तो लिस्ट ही बड़ी खतरनाक है, इसमें से मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ मुलाकात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है 0.5% जो है चांस है कि शायद सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाए। बाकी अब देखते हैं कि वो मुलाकात उनकी होती है या नहीं होती। सोहेल अफरीदी की मुलाकात हो या ना हो, सोहेल अफरीदी जिस तरह चीजों को
लेके चल रहा है और जो कुछ वो कर रहे हैं, यकीनन जो है उसके अंदर आपको एक सियासी वर्कर की सोच नजर आती है। सारी सियासी जमातों को वो साथ लेके चल रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो उन्होंने अमन जरगा बुलाया, जिस किस्म की वहां पे बातें हुई, उसके बाद एक इलामिया भी जारी किया गया, उसमें सारी जमातों ने शिरकत की और सब ने उसके ऊपर दस्तखत भी किया। अब ये उससे पीछे नहीं हट सकते। अब ऑपरेशन के हवाले से वहां पे बहुत सारे मामलात हैं। ये इनकी जमात कहती है कि भाई देख के ऑपरेशन होना चाहिए, उसके ऊपर पहले जायजा लेना चाहिए, पॉलिटिकल उसके ऊपर जो डिस्कशन है पहले वो होनी चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं जी फौरन ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोई भी ऐसी जमात नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, चाहे वो नून लीग वाले हो, जिनकी क्यादत बैठे और आके वो सारे कहें कि जनाब हम चाहते हैं कि आज से ही ऑपरेशन शुरू हो जाए और अभी से ही ऑपरेशन शुरू हो जाए। ना ही मौलाना ऐसी बात करते हैं। बाकी क्या उधर ऑपरेशन की जरूरत है? भाई देखें उधर दहशत गर्दी हो रही है, कुछ ना कुछ तो करना है, आपने चीजों से डील तो करना है। और वहां पे अरसा दराज से दहशत गर्दी चल रही है, उसका आपको एक सिक्योरिटी का हल भी निकालना है, फिर आपको एक सियासी हल भी निकालना है। वैसे अगर आप तारीख उठा के देख लें, जो जुग्राफियाई मामलात होते हैं ना, मिसाल के तौर पे बॉर्डर का इशू है, लैंड का इशू है, लैंड का डिस्प्यूट है, वो तारीख के अंदर बातचीत के जरिए हल हो जाते हैं। जो नजरियात के इश्यूज होते हैं वो कभी भी बातचीत के जरिए हल नहीं होते, वो फिर जो है ना खुदा न खास्ता मामला दूसरी तरफ ही जाता है। तो अगर कोई लैंड डिस्प्यूट हो किसी के साथ, उस पर तो बात हो सकती है, लेकिन किसी का नजरिया ये हो कि अगला मुसलमान ही नहीं है, हम इन सबको मार देंगे और ये और वो, तो फिर वहां पे क्या बातचीत होगी। एनीवे, ये जो सारी सियासी क्यादत है तमाम सियासी जमातों की, इन्होंने मिल के फैसला करना है। और मेरे ख्याल में जब मिल के फैसला करेंगे, पूरी कौम, पूरी सियासी कुव्वत जो है पीछे होगी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो पुलिस हो जाए, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो जाए, तो फिर एक बेहतर तरीके से जो है पॉलिसी भी बनाई जा सकेगी और एक अच्छे तरीके से कार्रवाई भी की जा सकेगी। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए साउथ अफ्रीका में कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। 17 नवंबर को ये पॉलिटिकल गैदरिंग होगी शाम 7:30 बजे, केप टाउन जो साउथ अफ्रीका में है। अब आपको पता है साउथ अफ्रीका वही मुल्क है जिसके सदर नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने 27 साल जेल के अंदर गुजारे और जब वो बाहर निकले कैसा उनका इस्तकबाल हुआ, कैसे वो दोबारा मुल्क के सदर बने, उन्होंने सबको माफ भी कर दिया। कुछ दानिश्वरों को मैं देखता हूं वो ये कह रहे होते हैं जी नेल्सन मंडेला जो है जिस एज में बाहर आ गया था उस एज में इमरान खान साहब जेल के अंदर गए हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और ये और वो। लेकिन जो भी है, इमरान खान साहब जिस भी एज के अंदर गए हैं, जिस तरीके से वो जेल काट रहे हैं, क्या ऐसे जेल काटी किसी और रहनुमा ने? वैसे भी देखे ना, माजी में जो बहुत सारे दानिश्वर तनकीद करते थे, आज भी मैं एक मोजिज सहाफी की स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें अगेन तसादुम की बात, लड़ाई की बात और सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर डाली गई थी। क्या दूसरी तरफ भी कोई जिम्मेदारी आती है? जिसको अवाम ने वोट दिया है और जिन कुव्वतों ने उस वोट को नहीं माना और खुद हुकूमत बना के बैठ गए, इत्तेहाद बना के, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, क्या उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आती है या नहीं आती? क्योंकि मुबैना तौर पर इल्जाम तो नहीं पे है ना कि फॉर्म 47 के ऊपर इन्होंने हुकूमत बना दी। और ये इल्जाम मैं या कोई और सहाफी नहीं लगाता, ये माशाल्लाह पीपल्स पार्टी वाले खुद जलसों के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि भाई हम तुम्हारी तरह फॉर्म 47 वाले नहीं है। ये खुद एक दूसरे को कहते हैं। पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो है पंजाब के अंदर, वो वफाकी काबीना में बैठे हुए नून लीग के एक वजीर के हवाले से कहते हैं कि ये तो अपनी सीट भी आ रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर कोई और क्या बात करिए, तो खुद एक दूसरे के हवाले से ये बातें करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर भी है। तो फिर तसादम तो ये कर रहे हैं, फिर जो पॉलिसी इनकी है उसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है या उसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है जो ये कह रहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, जिसका मैंडेट है उसको मिले, जिसकी मखसूस नशिस्तें बनती थी उसको नहीं दी गई, दूसरों में बांट दी गई, लेकिन तसादम ये कर रहा है। अच्छा, मैं इस तरह भी देखता हूं कि बहुत सारे और भी ऐसे दानिश्वर हैं, उसमें कोई कानून से रिलेटेड कोई बड़ी बातें कर रहा होता है और कोई ऐसे बात कर रहा होता है, कोई किसी चैनल पे बैठ के बात कर रहा होता है, कोई किसी और जगह पे बात कर रहा होता है। जब ये माजी में इमरान खान साहब के दौर में क्रिटिसिज्म करते थे ना, तो ये पहला नाम लेते थे इमरान खान। इमरान खान ने ये कर दिया, ये इसकी फैशिस्ट पॉलिसी, ये इसका वो है, ब्रीदिंग स्पेस नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। ये बार बार इमरान खान साहब का नाम लेते थे और अभी भी लेते हैं। इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने बिलावल का नाम लिया कि जनाब ये बिलावल क्या कर रहा है, ये मियां साहब क्या कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की क्या पॉलिसी। अब ये नाम ही नहीं लेते। अब ये कहते हैं वो अदलिया की आजादी जो है ना बड़ी मुतासिर हो रही है। भाई नाम लो ना कि बिलावल ये कर रहा है, नाम लो कि ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये कर रही है। नहीं, उस पर नाम ही नहीं लेते। अब सारी बहस दूसरी तरफ लेके जाते हैं कि भाई सारा मलबा उस तरफ है। उस वक्त तो आप ये नहीं कहते थे कि जी कोई और जिम्मेदार है, उस वक्त तो आप कहते थे कि सब कुछ करवा ही इमरान खान रहा है। उसकी बेगम तक को आप टारगेट करते थे कि जी जादू हो गया, टोना हो गया, उसने ये नाम दे दिया, उसने वो नाम दे दिया। अभी जो सामने बैठे हुए हैं, जो मुस्ताफी होने के बाद भी सेनेटर से वोट डलवा रहे हैं, जो डिफेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से लोटाइज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नाम आप क्यों नहीं लेते?
उनके ऊपर आप बात ही नहीं करते। उनको क्लीन चिट दी हुई है कि जनाब उनके ऊपर बात नहीं करनी, हाँ ओवरऑल जनरल बात करनी है। भाई उसी तरह तनकीद करें ना जिस तरह आप इमरान खान के दौर में उनका नाम लेके करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होता। अच्छा जी, इंडिया से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। आपको पता है कि इंडिया में एक बम धमाका हुआ, उसके बाद कोई उनको बारूदी मवाद वगैरह भी वहां से मिला है। उस पर आपको पता है पाकिस्तान का तो हमेशा वो नाम लेते ही लेते हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने पाकिस्तान पे ज्यादा तवज्जो उस तरह नहीं करवाई। बाकी उन्होंने इल्जामात वो लगा रहे हैं, उनका मीडिया भी लगा रहा है, लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो उस तरीके से अपनी आवाम की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ लेके नहीं जाना चाहती। उसकी वजह क्या है? वो प्रेशर पड़ेगा पॉलिटिकल की, कोई कार्रवाई करो। कार्रवाई कैसे करें? आगे से जूते पड़ेंगे। इस दफा वो बांग्लादेश का नाम भी बीच में ले रहे हैं, और इवन के उनका जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी कुछ जो इस तरह की चीजें हैं वो बांग्लादेश से भी आई हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भी भारत के सफीर को बुला के उनको वार्न किया कि भाई आपने वहां पे वो खालदा जिया को बैठाया हुआ है और वो वहां से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, तो उधर भी आपको सर्द मैरी नजर आ रही है। अब इनके मीडिया का एक सेक्शन जो है बांग्लादेश के ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है, जो वहां पे कोई बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और ये जो धमाका हुआ दिल्ली में, उसके बाद मुसलमानों को हर जगह पे टारगेट किया जा रहा है। मीडिया वाले जहां पे किसी बारिश शख्स को देखते हैं या मुसलमान को देखते हैं, उसके मुंह में जाके माइक दे देते हैं, भाई आप बताएं आपने क्या देखा, क्या हुआ। फिर उनसे पूछते हैं कि आपको पता है जी गजा में क्या हो रहा है? वो कहते हैं हाँ जी वहां पे जेनोसाइड हो रहा है। तो कहते हैं आपको गजा का पता है लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है उसका आपको नहीं पता। तो भाई इंडिया में जो हो रहा है वो मोदी को नहीं पता। मोदी को किसी ने पूछा नहीं कि भाई ये सारा चीज वहां तक पहुंच किस तरह गई, ये धमाका कैसे हुआ। एनीवे वहां पे जो माइंड सेट है उसको तो एक बहाना चाहिए, और ये बहाना उनको मिल गया है। अब मीडिया के अंदर, स्ट्रीट के ऊपर, हर जगह पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यहां तक हालत है कि मैंने एक वीडियो देखी और वो जेन्युइन वीडियो, मैंने 2-3 जगह पे जाके उसको कंफर्म किया। तमिलनाडु की वीडियो है कि एक खातून बुर्का उसने पहना हुआ था, सरकारी बस, जिस तरह जीटीएस बसें पहले पाकिस्तान में चलती थी सरकारी बसें, उस तरह की कोई सरकारी वो बस है, उसमें वो बैठने लगी। तो उसका जो कंडक्टर है उसने कहा कि भाई इसको मैंने नहीं बैठाना, ये क्योंकि ये मुसलमान है इसको हम बस में नहीं बैठाएंगे। तो ये सलूक वहां पे मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। वहां पे कितने करोड़ मुसलमान हैं। अब जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो या किसी और जगह पे हो, हमने तो हमेशा उसको कंडेम किया है, पाकिस्तान ने भी हमेशा कंडेम किया है। लेकिन इनका जो माइंड सेट है वो हर चीज के अंदर नफरत ढूंढते हैं। पहले ये पाकिस्तान को टारगेट करते थे और अब इनको पता है कि अगर उस तरीके से हमने बयानिया बनाया तो कौम कहेगी भाई हमला करो पाकिस्तान पे, और आगे से फिर पाकिस्तान की सेना जो जूते मारेगी उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। पहले जो जहाज गिरे वो हमारे सामने देखें, ये उन्हीं जहाजों का और उसी शिकस्त का नतीजा है कि अब मोदी साहब कह रहे हैं बड़ा स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा कर रहे हैं और एकदम से पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा रहे। भाई ये बात नहीं है। जो कानों के नीचे 4-5 पड़ी हैं मोदी साहब को, जो पाकिस्तान की फौज ने, एयरफोर्स ने लगाई हैं, उसके बाद से उनकी तशफी हुई है। उसके बाद से वो अब इस तरह की बात नहीं कर रहे, इस तरह के इल्जामात नहीं लगा रहे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में ये जो दहशतगर्द हमला हुआ है भारत में, इसमें जनाब हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी भी कदीम सिविलाइजेशन है और हमारी भी कदीम सिविलाइजेशन है। और भाई तुम्हारे बाप दादा थे किधर? यूरोप से उठ के तुम लोग सारे इधर आ गए हो। जितने भी ये इसराइल में बैठे हुए हैं और जो इस वक्त वहां पे हुक्मरान तबका, इनमें से किसी का भी ताल्लुक इस सरजमीन से नहीं है। ये सारे कोई यूरोप से आया हुआ है, कोई जो है आया हुआ है रशिया से, कोई अमेरिका से उठ के चला गया है, कोई जर्मनी से उठ के चला गया है। अगर आप इन सब के नाम चेक करें ना, इनके जो सर नेम्स वगैरह हैं वो सारे आपको ईस्टर्न यूरोपियन आपको नाम मिलेंगे या फिर आपको रशियन नाम मिलेंगे। कोई भी इनमें से इंडिजिनस वहां की जो सरजमीन है वहां से उसका ताल्लुक नहीं। लेकिन वो मोदी की तरह कह रहे हैं कि जी हमारी भी आपकी तरह बड़ी एंशियंट किस्म की सिविलाइजेशन है, यानी हम भी उधर बड़े अरसे से रह रहे हैं और आप भी इधर बड़े अरसे से रह रहे हैं, और जो दुश्मन है, अमन के दुश्मन है, वो इस किस्म की दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि दुनिया के 2 सबसे बड़े दहशतगर्द जो हैं वो दहशतगर्दी के वाकये के ऊपर एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं और दहशतगर्दी की मजम्मत की बातें कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं वहां पे? कैसे वहां पे जो है फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ? ये कोई साफी नहीं कह रहा, ये जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स कह रही हैं। और भारत के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, उसके हवाले से कोई एक रिपोर्ट नहीं है। ये वही मोदी है जिसको ना बरतानिया वीजा देता था, ना अमेरिका वीजा देता था, और इसने जो कुछ किया गुजरात के अंदर वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अलमिया देखें, आजकल के दौर में जिस तरह कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के जमहूरियत पे बात करते हैं, वैसे ही मोदी और नेतन्याहू जो है वो दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहे हैं। इससे बड़ा अलमिया कोई हो सकता है? बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।